तो रेसलमेनिया के बाद एक बार फिर से WWE ने कई सारे सुपरस्टार्स को कर दिया रिलीज, जिनमें से सबसे बड़ा और शॉकिंग नाम है समोआ जो। साथ के साथ ऑल एलीट रेसलिंग ने बना दिया एक नया रिकॉर्ड, क्योंकि 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअरशिप उनकी यहाँ पे आ चुकी है। और गाइज एलिस्टर ब्लैक का क्या अब हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ की वीडियो में। और पता नहीं कितने समय बाद न्यूज़ की वीडियो हम बना रहे हैं भाई, लेकिन इतनी सारी न्यूज़ थी कि मैंने कहा भाई डिस्कस करनी ज़रूरी है। और फटाफट से मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई क्या आप ये न्यूज़ वीडियोस अब रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो किस फॉर्मेट में आप देखना पसंद करेंगे। फिलहाल ये वीडियो मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, लेकिन क्या आप फेस कैम देखना पसंद करेंगे या फिर इस तरीके से, तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन गाइज इन सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस WWE के नए बजट कट को लेके। जी हाँ, WWE की वेबसाइट पे बड़ा आर्टिकल आ गया कि 9 सुपरस्टार्स को अब रिलीज कर दिया गया है। और फटाफट से पहले तो मैं आपको इनकी लिस्ट बता देता हूं, जो कि है मिकी जेम्स, बिली के, पेटन रॉयस, बो डैलिस, वेस्ली ब्लेक, कलिस्टो टकर, चेल्सी ग्रीन एंड समोआ जो। तो भाई समोआ जो का नाम सबसे बड़ा था, बो डैलिस को हम तो फील्ड मान के बैठे हुए थे और उनको WWE ने कंपनी से ही निकाल दिया। साथ के साथ दी आइकॉनिक्स को निकाल दिया है, वेस्ली ब्लेक और टकर को भी, जिनके लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है। और चेल्सी ग्रीन की अगर हम बात करें, जो कि रिसेंटली कंपनी के साथ आई थी, काफी बड़े प्लान्स थे उनके लिए मेन रोस्टर पे, सुनने में आ रहा था, लेकिन गाइज अब उनको भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में से जो सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है वो है समोआ जो का, क्योंकि बहुत समय से वो कमेंट्री कर रहे थे, अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन हम सारे रेसलिंग फैंस चाहते थे कि भाई रिंग में उनको वापस लाया जाए, क्योंकि कितने कमाल के परफॉर्मर हैं, बात हम जानते हैं। और समोआ जो की इंजरी प्रॉब्लम जबकि काफी चल रही थी, उन्होंने कुछ देर पहले ही बोला था कि भाई मैं मेडिकली क्लियर्ड हूं और जब सही टाइम होगा तो मैं रिंग में वापस आ जाऊंगा, और उसकी उम्मीदें हम लगा के बैठे हुए थे। लेकिन गाइस ये जो सैड न्यूज है हमें यहाँ पे जानने को मिली, तो डेफिनेटली गाइस आप सोच रहे होंगे कि अभी सारे सुपरस्टार्स के साथ आगे क्या होगा। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमको ये पता लग चुका है कि इन सभी के कॉन्ट्रैक्ट में एक 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज भी डाला गया था, यानी कि जुलाई 14 वेडनेसडे का जो दिन होगा तब तक ये किसी भी और प्रमोशन के साथ साइन नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर भी ये सेम डेट थी अप्रैल 15 की, जिस दिन WWE का वो ब्लैक वेडनेसडे हमें देखने को मिला था, जहां पे इतने सारे रिलीजेस हुए थे। तो ये गाइस माना जा रहा है कि सुपरस्टार्स को फोन करके बताया गया था कि भाई बजट कट्स का एक कंपनी का पार्ट है और इस वजह से इन सभी को रिलीज करा जा रहा है। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं आके इन कुछ सुपरस्टार्स का। सबसे पहले चेल्सी ग्रीन ने मैसेज लिखा, पॉज करके पढ़ सकते हैं, जहां पे उन्होंने अपने इस छोटे WWE करियर को समराइज करा है, और वो कह रही है मैंने गिव अप नहीं करा, अगला दिन जो है मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। टकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिंपली ट्विटर पर लिखा कि भाई मैं अपनी स्टोरी बताने के लिए अब वेट नहीं कर सकता, और वो कह रहे हैं फ्रीडम बेबी। मिकी जेम्स की हम बात करें तो उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया, यहाँ पे थैंक्स बोला काइंड ऑफ, कि जो सारी ड्रीम्स हैं विंस मैकमैन और WWE की वजह से उनकी ट्रू हुई हैं। और आई थिंक मिकी जेम्स को अब उतना फर्क पड़ेगा नहीं फिलहाल, क्योंकि उनका तो भाई कुछ यूज भी खास करा नहीं जा रहा था। चेल्सी ग्रीन ने यहाँ पे अपनी फोटो पोस्ट करी, और समोआ जो ने यहाँ पे एक बाउ डाउन वाली जिफ डाली और लिखा बी वेल। तो इन सभी के रिएक्शंस हमें देखने को मिले गाइस, लेकिन CM पंक ने भी इसके ऊपर कमेंट करा, और ट्विटर पे आके आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक जिफ पोस्ट करी कि एक बंदा यहाँ पे भाई काउच पे लेटा हुआ है और काफी ज्यादा उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और यहाँ पे उन्होंने समोआ जो को टैग करा कि भाई इस बंदे की अभी ऐसी कंडीशन है। और समोआ जो ने यहाँ पे रिप्लाई करा पंक को, लिखा भाई दे रियली शुड ऑफ नेवर गिव मी मनी, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि भाई इतना जो पैसा WWE ने मुझे दिया है उनको पहले नहीं देना चाहिए था, मुझे पहले ही निकाल दे तो ये चीज बेटर रहती। और CM पंक इस पे रिप्लाई करके उनको लिखते हैं एफ डप एंड पेड अस, यानी कि हमारी हालत भी खराब कर दी लेकिन हमको पैसा भी दिया। तो जबकि मैं इस बात को एज्यूम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि समोआ जो बिल्कुल खुश नहीं थे WWE से, उनको शायद कुछ ऐसा बोला गया था कि भाई जब तुम बिल्कुल मेडिकली क्लियर्ड हो जाओगे तो इस कमेंट्री की पोजीशन से हम वापस तुम्हें इन रिंग रोल में डाल देंगे। लेकिन उनको वो प्लान्स दिए नहीं गए और अब उनको रिलीज कर दिया गया। तो आई थिंक यहाँ पे समोआ जो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, और इसलिए वो लिख रहे हैं कि भाई मुझे इनके पैसे से भी कोई मतलब नहीं था। तो ये चीज गाइस हमें रिएक्शन इनकी तरफ से सबके बीच में देखने को मिला। और
डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी नहीं लगती जब सुपरस्टार्स को जो ऐसे कंपनी निकाल देती है, लेकिन इसी के साथ साथ उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और आई होप कि आने वाले समय में समोआ जो भी हमें किसी बढ़िया जगह पे दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं रेटिंग्स की भाई, तो ये वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग्स नहीं है, अब इसको ये नहीं बोल सकते हम, लेकिन हम पहले बात करते हैं एनएक्सटी की रेटिंग की, जो कि ट्यूसडे को गाइस शो हुआ था। ये थी 8,05,000 व्यूअर्स, जिसको अगर हम लास्ट वीक से कंपेयर करें तो 4.82% ये रेटिंग ज्यादा थी। अगर 18 से 49 के डेमोग्राफिक यानी कि इस एज ग्रुप की मैं बात करूं तो 2,22,000 लोग उससे बिलोंग करते थे। लेकिन अगर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की, तो ये आप कह सकते हैं एक फ्रीक रेटिंग है, अनएक्सपेक्टेड रेटिंग है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन गाइस 1.219 मिलियन व्यूअर्स फॉर AEW डायनामाइट, जब उनको कोई कंपटीशन नहीं मिला NXT से, और अगर इसको हम लास्ट वीक से कंपेयर करें तो ये 77% ज्यादा हो चुकी है। और 18 से 49 के डेमोग्राफिक में भी 0.44 यानी कि 4,40,000 की व्यूअरशिप हमें देखने को मिली। और एक कमाल का स्टैट जो इसके साथ जुड़ रखा है कि डायनामाइट के डेब्यू के बाद गाइस, जो कि अक्टूबर 2, 2019 को हुआ था, जिसकी रेटिंग 1.41 मिलियन आई थी, ये रेटिंग उसके बाद सबसे ज्यादा रेटिंग है। तो भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ी न्यूज है ये, और AEW डायनामाइट के लिए कांग्रेचुलेशंस भाई कि उनको NXT के अगेंस्ट नहीं जाना पड़ा। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके शो में ट्यून हुए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी किसी शो की बड़ी रेटिंग आती है तो डिपेंड करता है कि क्या उसको वो मेंटेन कर पाएंगे, क्या अगले हफ्ते भी अब डायनामाइट मिलियन प्लस कर पाएगी, या फिर ये जो रेटिंग है वो गिर के 8 लाख 9 लाख के आसपास चली जाएगी। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से उनका शो था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज्यादा कमाल का शो है या फिर बेस्ट शो है या फिर उस पर बहुत सारी चीजों को हाइप करा जा रहा था। एक नॉर्मल डायनामाइट का शो था गाइस, और क्लियरली पता लग रहा है कि NXT की भी रेटिंग बढ़ी, डायनामाइट की भी रेटिंग बढ़ी। तो कहीं ना कहीं जो वेडनेसडे नाइट वॉर्स का हम बहसबाजी चल रही थी वो खत्म होने के बाद दोनों शोज को फायदा हुआ है। एंड आई थिंक एज अ फैन, एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं भी कह सकता हूं कि भाई अब हम ज्यादा इन शोज को एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि ये अलग अलग दिन पे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू डायनामाइट। लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि डायनामाइट ने NXT को हरा दिया, क्योंकि गाइस दोनों अलग दिन पे थे, तो बहस नहीं होगी, और इस बात से मैं काफी खुश हूं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो एलिस्टर ब्लैक के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मैं खुद सोच रहा हूं कि आखिर इस बंदे का क्या होगा, और मुझे लग रहा था कि अगर इतने सारे लोग रिलीज हो रहे हैं तो कोई एलिस्टर ब्लैक का तो उसमें नाम नहीं आएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली गाइस ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और ये नई रिपोर्ट्स आई हैं जो कि बताती हैं कि ऑलरेडी WWE उनके रिटर्न का प्लान कर रही है, और जो हमें प्रोमोस देखने को मिलने वाले हैं वो फिल्म करे जा रहे हैं एलिस्टर ब्लैक के लिए, और उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड वो चीजें होने वाली हैं। यानी कि शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके गिमिक में भी थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलेगा। और जबकि इसका आइडिया नहीं है कि कब उनका रिटर्न होगा, लेकिन जल्द हमें गाइस वो स्मैकडाउन पे देखने को मिलेंगे। अब जब लास्ट वो लड़े थे वो थे अक्टूबर 12, 2020 पे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जहां पे गाइस वो एक नो DQ मैच में केविन ओवन से हार गए थे, और उसी दिन उनको ड्राफ्ट कर दिया गया था स्मैकडाउन पे, और तब से फिर वो हमें दिखाई नहीं दिए। तो आखिर क्या करेंगे अब एलिस्टर ब्लैक गाइस, ये देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये माना जा रहा है कि रेसलमेनिया 37 बैक स्टेज एक बड़ा सक्सेस माना जा रहा है। दोनों नाइट्स पे सारा काम काफी स्मूथली हो गया था, और वेदर के अलावा एज सच कोई प्रॉब्लम WWE को आई नहीं थी, और सारे लोग बैक स्टेज काफी अपनी परफॉर्मेंस से खुश थे। लेकिन इस सब के बावजूद ये भी माना जा रहा है कि जो अगली रेसलमेनिया होगी, यानी कि रेसलमेनिया इन डैलस टेक्सास, वो 2 नाइट की नहीं बल्कि 1 नाइट का ही बड़ा इवेंट होने वाला है। तो WWE के फिलहाल ये प्लान्स हैं, लेकिन अभी हम जानते हैं कि पूरा 1 साल पड़ा है रेसलमेनिया में, और कोविड की जो भी सिचुएशन होगी उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आखिर हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर 2 नाइट की रेसलमेनिया होगी उसमें भी मैं खुश हूं, 1 नाइट की रेसलमेनिया एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी क्राउड के साथ, तो उसका भी अपना मजा आएगा। लेकिन वो शो कितना अच्छा होगा वो तो गाइस ऑब्वियसली हम अभी बता नहीं सकते हैं। और आज की इस वीडियो की आखिरी स्टोरी में हम बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू की, जो कि हमें एक्चुअली रेसलमेनिया के बाद देखने को मिलता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि WWE ने बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया था कि इस बार बैकलैश और मनी इन द बैंक को स्वैप कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब मई के अंदर हमें बैकलैश देखने को मिलेगी और जून में मनी इन द बैंक होगा। तो ऐसा नहीं है कि उस शो को कैंसिल कर दिया गया है, हमें बस वो 1 महीने बाद देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से इस साल रेसलमेनिया बैकलैश उसका नाम कर दिया है, ताकि मेनिया के बाद जो भी चीजें हो रही हैं उसको WWE एक पेपर व्यू में डाल सके। तो गाइस ये थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो के लिए। और भाई बहुत समय बाद मैंने न्यूज वीडियो बनाई है, मजा जरूर आता है डिस्कस करके सब कुछ। तो फिर से मैं पूछूंगा, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।